मॉर्निंग स्टूडेंट। तो बच्चों, आज करंट इलेक्ट्रिसिटी इस टॉपिक का अगला पार्ट है जहाँ पे हम ओम्स लॉ और उस ओम्स लॉ पढ़ते वक्त जो कांस्टेंट मिला था उस कांस्टेंट का नाम था रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस के बारे में ज़्यादा जानकारी पाना है आज। तो रेजिस्टेंस, इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देना है, डिटेल स्टडी करना है। तो किस किस चीज़ों के ऊपर वह रेजिस्टेंस डिपेंड होता है और किसके ऊपर डिपेंड नहीं होता है वो देखना है। तो देखिए बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने आपको रेजिस्टेंस का फॉर्मूला निकालने का प्रयास किया था। रेजिस्टेंस आर इक्वल टू वी अपॉन आई। resistance not depend upon V, resistance not depend upon current I, but it depend upon resistance not depend upon I, resistance not depend upon V, but resistance depend करता है किसके ऊपर? नंबर 1 टेम्परेचर, नंबर 2 मटेरियल, नंबर 3 लेंथ, नंबर 4 एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द रॉड कंडक्टर। त्या कंडक्टरच्या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनवर डिपेंड आहे, लेंथवर डिपेंड आहे, मटेरियलवर डिपेंड आहे, टेम्परेचरवर डिपेंड आहे। याचा अभ्यास केला आपण। रेजिस्टन्सचा फॉर्म्युला ठीक आहे, नॉट डिपेंड आहे, ओम्स लॉ मध्ये आलेला कॉन्स्टंट आहे। हे दोघं डायरेक्टली रिलेशन मध्ये असल्यामुळं रेशो कॉन्स्टंट राहतो म्हणून तो कॉन्स्टंट आहे असं म्हटलं। परंतु आहे कुणावर डिपेंड? मग या चौघावर डिपेंड आहे। मग टेम्परेचरचा संबंध टी सोबत कसा असतं? तर रेजिस्टन्सचा संबंध काढत असताना आपण काय करणार? ओम्स लॉ आणि आपल्याला माहित असलेलं काय ॲक्सेलरेशनचं सूत्र आणि ड्रिफ्ट वेलॉसिटीचं सूत्र आपल्याला माहित आहे। ड्रिफ्ट वेलॉसिटी व्ही डी इक्वल टू एन आय डिवायडेड बाय एन ई इंटू एरिया। आय डिवाइड बाय एन ई इंटू एरिया। आणि ड्रिफ्ट वेलॉसिटी व्ही डी याचा संबंध आपल्याला जेव्हा करंट सोबत येतो तर हा संबंध आलेला आहे। ओके बेटा। त्यानंतर व्ही डीचा संबंध दुसरा काय आला आणखी? तर व्ही डी इक्वल टू ॲक्सेलरेशन इंटू टाईम असतं। व्ही डी इक्वल टू ए इंटू टी असतं। मग आता ए म्हणजे कोण आहे? ॲक्सेलरेशन। मग ॲक्सेलरेशनसाठी फोर्स किती असतो? फोर्स इक्वल टू ई इंटू ई आणि ॲक्सेलरेशन बरोबर एफ अपॉन एम म्हणजे ई अपॉन एम इंटू ई। तर या ठिकाणी आपण ॲक्सेलरेशनची किंमत जर ही ठेवलात तर ड्रिफ्ट वेलॉसिटी व्ही डी इक्वल टू ई टी अपॉन एम। मग आता इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी ई इथं घ्यायचं तर रिलेशन काय येतं पहा। करंट आय इक्वल टू आय डिवायडेड बाय एन ई ए इक्वल टू ई इंटू टी इंटू ई डिवायडेड बाय एम। ओके बेटा। हां, आता ई कोण आहे? पोटेन्शियल डिफरन्स अपॉन डिस्टन्स। तर व्ही अपॉन डी इक्वल टू ई आहे, पोटेन्शियल डिफरन्स व्ही अपॉन डिस्टन्स। मग आपण लेंथ ऑफ द कंडक्टर सुद्धा घेऊ शकता, व्ही डिवायडेड बाय लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ही किंमत इथं ठेवलात तर आय अपॉन एन ई ए इक्वल टू ई टी अपॉन एम इंटू व्ही डिवायडेड बाय लेंथ एल। मग आता सांगा व्ही अपॉन आय इक्वल टू एम एल एन ई स्क्वेअर ए इंटू टी। हु इज दिस? रेजिस्टन्स। तर रेजिस्टन्स डिपेंड आहे कुणावर हे इथं कळतं आता। एम एल डिवायडेड बाय एन ई स्क्वेअर ए इंटू टी। आता पहा, रेजिस्टन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर, रेजिस्टन्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, रेजिस्टन्स चेंजेस एज वी चेंज द मटेरियल। मटेरियल बदल गया ना तो एन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वह, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स per unit volume of the given conductor, nature of the material। मटेरियल बदल गया ना बच्चों, एन बदलेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बदलेगी। जिस मटेरियल में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहेगी
उसी मटेरियल का रेजिस्टेंस कम रहेगा। जिसका ज़्यादा इंटेंसिटी है, सॉरी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जिसमें है उसका रेजिस्टेंस कम रहेगा। n इज लार्ज, रेजिस्टेंस इज कम। ओके, इसीलिए डिपेंड अपॉन मटेरियल, मटेरियल बदल दिया n बदलेगा, n बदलने से रेजिस्टेंस बदलेगा। अगर आप चुन रहे हो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला मटेरियल तो n बड़ा है, n बड़ा है तो रेजिस्टेंस छोटा रहेगा, कंडक्टेंस बड़ा रहेगा। तो कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी डिपेंड करेगी मटेरियल ऑफ द कंडक्टर के ऊपर। मटेरियल बदल गया ना, कौन बदलता है? n बदलता है। E बदलने का हमारे हाथ में नहीं है, या मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन बदलने का हमारे हाथ में नहीं है। टाइम ऑफ रिलैक्सेशन ये बदलेगा कब? टेम्परेचर बदलने से। कभी कभी टेम्परेचर का परिणाम होता है। कैसे? टेम्परेचर बढ़ने से अगर टाइम ऑफ रिलैक्सेशन घटेगा, टेम्परेचर बढ़ने से टाइम ऑफ रिलैक्सेशन घटेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ गया ना, रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, टेम्परेचर घट गया ना, रेजिस्टेंस घट रहा है। किस में होता है ऐसा? मेटल्स में होता है, गुड कंडक्टर्स में होता है। कुछ मटेरियल ऐसे हैं बच्चों, अगर टेम्परेचर बढ़ गया ना, टाइम ऑफ रिलैक्सेशन भी बढ़ता है। ऐसे कहाँ होता है? सेमीकंडक्टर्स में होता है, कुछ अलॉयज में होता है, जिसमें टेम्परेचर बढ़ गया ना बच्चों, टाइम ऑफ रिलैक्सेशन बढ़ता है। जब टाइम ऑफ रिलैक्सेशन बढ़ेगा रेजिस्टेंस घटेगा। उसको बोलते हैं इन्वर्स रिलेशन है रेजिस्टेंस और टेम्परेचर में। टेम्परेचर बढ़ने से कुछ मटेरियल का रेजिस्टेंस घटेगा और कुछ मटेरियल का रेजिस्टेंस बढ़ेगा। कौन से मटेरियल में बढ़ता है? जिसमें टाइम ऑफ रिलैक्सेशन टेम्परेचर बढ़ने से घटता है। मेटल्स में घटता है। चलो बच्चों, टेम्परेचर का परिणाम टाइम ऑफ रिलैक्सेशन के ऊपर हो रहा है, टाइम ऑफ रिलैक्सेशन का परिणाम रेजिस्टेंस के ऊपर हो रहा है। ये इक्वेशन बताएगा आपको ये रिलेशन। हाउ डज रेजिस्टेंस डिपेंड करता है टेम्परेचर इस तरह, मटेरियल इसके ऊपर से, लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को इनवर्स रिलेशन। हम यहाँ रेजिस्टेंस को ऐसे लिखेंगे L अपॉन ए, बाकी सबको कांस्टेंट रखे हैं, M अपॉन एन ई स्क्वायर इंटू टी। इसको बोलेंगे रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी रो इक्वल टू M एन ई स्क्वायर इंटू टी है। ओके बेटा, तो रेजिस्टिविटी क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, और रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस का रिलेशन भी हमने बोला रेजिस्टेंस इक्वल टू रो L अपॉन ए होता है। तो इसके यूनिट भी हमने बोला था कल के लेक्चर में। तो बच्चों, रेजिस्टेंस का डिटेल स्टडी करते वक्त हमें ये पढ़ना है कि ऑन व्हाट फैक्टर इट डिपेंड और ऑन व्हाट फैक्टर इट नेवर डिपेंड। तो किसके ऊपर डिपेंड नहीं रहता है? इन दोनों के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड होता है? चारों के ऊपर। 1 2 3 4, इन चारों के ऊपर डिपेंड है। कैसे है? इस इक्वेशन से हमें पता लगता है। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। हम आगे बढ़ेंगे, एक और कंसेप्ट लाते हैं, रेजिस्टेंस। हाउ टू फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ अ गिवन मटेरियल, गिवन पीस ऑफ द कंडक्टर। कोई भी कंडक्टर दिया है और उसका रेजिस्टेंस निकालने को कहा, तो हम कैसे निकाल सकते हैं रेजिस्टेंस ऑफ अ गिवन कंडक्टर? तो देखो बच्चों, आपके सामने अलग अलग समस्याएं खड़े करते हैं। आपके सामने एक ऐसी सिचुएशन बना रहे हैं बच्चों, आपके सामने एक ऐसा रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, जिस तरह ये देखो, ऐसा इस प्रकार का ब्लॉक है बच्चों। लेंथ है L, विड्थ है कोई भी, लेंथ L, डेप्थ और विड्थ D लेंगे
और ब्रीड्थ लेंगे बी, एल बी डी। लेंथ है लेंथ एल, ब्रीड्थ बी और ये विड्थ डी, ब्रेड्थ विड्थ एंड लेंथ। तो ऐसा अगर ब्लॉक दिया, आपको पूछा जाता है व्हाट इज द रेजिस्टन्स बिटवीन दीज टू फेसेस, या दोन एंड मधलं रेजिस्टन्स किती असेल या ब्लॉकचं, या दोघातलं किती असेल या ब्लॉकचं, या दोघाच्या अक्रॉसमधलं किती असेल या ब्लॉकचं। तर इकडे एक टर्मिनल, हे एक टर्मिनल, तर या ब्लॉकचं रेजिस्टन्स किती असेल या परिस्थितीमध्ये, या ब्लॉकचं रेजिस्टन्स किती असेल या परिस्थितीमध्ये, या ब्लॉकचं रेजिस्टन्स किती असेल या परिस्थितीमध्ये, जर असं जोडलात तर हे आपल्याला इथं डिस्कशन करायचं आहे। व्हॉट इज द रेजिस्टन्स ऑफ द रेक्टँग्युलर ब्लॉक ऑफ द कंडक्टर हॅव्हिंग लो रेजिस्टिव्हिटी। कुछ ना कुछ रेजिस्टिव्हिटी आहे। आता लो रेजिस्टिव्हिटी रो आहे, रो रेजिस्टिव्हिटी असणाऱ्या लो किंवा रो, त्याचा सिम्बॉल रो देतोय आणि लो म्हणजे लहान रेजिस्टिव्हिटी। तर अशा मटेरियलचा रेजिस्टन्स काढायचा आहे, तर तुम्हाला इथं त्याच्या 3 डायमेन्शनल हे आहे, असा ब्लॉक आहे, ऐसा ब्लॉक है, एल लेंथ वाला ब्लॉक है, ये डी विड्थ है उसकी और ये ब्रीड्थ बी है। ओके, अब ये ए टर्मिनल है, ये बी टर्मिनल है। ओके बेटा, तो इनके अक्रॉस का रेजिस्टेंस निकालने को कहा। तो रेजिस्टेंस निकालना है, तो रेजिस्टेंस फॉर गिवन मटेरियल यूनिफॉर्म है, मतलब रेजिस्टिविटी मटेरियल सेम है तो मटेरियल डिपेंड करेगा, कांस्टेंट टेम्परेचर है तो रेजिस्टिविटी सेम रहेगी, क्योंकि रेजिस्टिविटी डिपेंड करेगी मटेरियल और टेम्परेचर के ऊपर। ये टेम्परेचर नहीं है, टाइम ऑफ रिलैक्सेशन है, मगर टाइम ऑफ रिलैक्सेशन बदलेगा टेम्परेचर बदलने से। तो इसीलिए बच्चों, तो ये टी एंड एन के ऊपर रेजिस्टिविटी डिपेंड है। गिवन टेम्परेचर और गिवन यूनिफॉर्म मटेरियल के लिए रेजिस्टिविटी रो मान लिया। तो ये मटेरियल ऐसे यूनिफॉर्म मटेरियल से बना हुआ ये ब्लॉक है, रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, जिसकी लंबाई एल है और चौड़ाई बी है और विड्थ डी है। ओके बेटा, तो व्हाट शुड बी द रेजिस्टेंस अक्रॉस दिस टू एंड्स ए एंड बी। तो आर ए बी इक्वल टू, हाँ चलो, रो एल अपॉन एरिया। तो अब इसका लेंथ कितना है, एल है, रो एल अपॉन एरिया कितना है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना रहेगा। तो देखो बच्चों, कितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, बी इंटू डी। रेक्टेंगल है ना बेटा, रेक्टेंगल है, तो रेजिस्टेंस आर इक्वल टू रो एल अपॉन बी इंटू डी है, इस प्रकार। अब देखो बच्चों, अगर ऐसा रहा तो सी एंड डी, इस दोनों टर्मिनल, तो आर सी डी इक्वल टू कैसे निकालोगे, मटेरियल रो, लेंथ कितना है, लेंथ बोले तो डी है, डिवाइडेड बाय एरिया बी इंटू एल है ना बेटा। जैसे मैंने बोला ना, ये देखो, पहले इसमें ऐसा निकाला था हमने, ये ए एंड ये बी, तो इसका ये फार्मूला आ गया, क्योंकि एरिया बी एंड डी में है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब हम ऐसे ले रहे हैं बेटा, ऐसे ले रहे हैं, तो अब देखो ये चौड़ाई जो है ना, ये डी है, तो लेंथ कितनी हो गई, डी हो गई, डी, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो गया, लेंथ इंटू ब्रीड्थ, लेंथ इंटू ब्रीड्थ। अब हम ऐसे पकड़ेंगे, देखो ये टर्मिनल, ये टर्मिनल। अब देखो एरिया कौन सा होगा, लेंथ इंटू विड्थ, ये एरिया, और लेंथ कितना, बी। तो अब देखो ये है इधर वाला पॉइंट ए बी सी डी, पीछे का ई एंड इधर का एफ, तो आर ई एफ, पीछे वाला ई, सामने वाला एफ, इस सरफेस के ऊपर एफ, इस सरफेस के ऊपर ई। तो ऐसे दो टर्मिनल हैं, तो इसके अक्रॉस का रेजिस्टेंस निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, रो बी अपॉन डी इंटू लेंथ, ऐसे निकाला जाता है बच्चों। तो हाउ टू फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ दिस गिवन ब्लॉक, ये ब्लॉक के बारे में रेजिस्टेंस कैसे निकाला जाता है ये सिखाया। देखो बच्चों, इधर एक प्लेट लगाया, इधर एक प्लेट लगाया, इसके अंदर
करंट जाने वाला है, इधर पॉजिटिव टर्मिनल जोड़ दिया, इधर नेगेटिव टर्मिनल, करंट तो जाएगा। ये क्योंकि ये मेटल है, कंडक्टर है, कंडक्टर मटेरियल है, इसीलिए करंट जाएगा। तो करंट, रेजिस्टेंस को हम डिफाइन कैसे किया? रेजिस्टेंस मीन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है। कितना लंबा है वो लंबाई, कितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया नॉर्मल एरिया चाहिए। अगर नॉर्मल नहीं रहा तो कॉस कंपोनेंट चाहिए, है ना बेटा। चलो कोई बात नहीं है, जैसे जैसे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे उसी तरह रेजिस्टेंस ऑफ दिस रेक्टेंगुलर ब्लॉक तो हो गया। आगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, आइए, इसके 3 केसेस हो गए ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छोटा सा मेटल का टुकड़ा, मेटल का बॉल, छोटा सा बॉल जिसको अपने पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल कनेक्ट किया है। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इसको कनेक्ट करके रखा है और उसके सराउंडिंग में स्पेरिकल पूरा मटेरियल भर दिया है, यूनिफॉर्म रजिस्टिविटी रो, यूनिफॉर्म रजिस्टिविटी रो मटेरियल वाला ये मटेरियल यहाँ भर दिया है। और आर रेडियस का एक स्पेरिकल शेल कवर किया है और उसको बैटरी का क्या लगाया है? नेगेटिव टर्मिनल लगाया है ना बेटा। ये है पॉजिटिव, ये है नेगेटिव, ऐसे जोड़ दिया। तो व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय दिस स्पेरिकल ब्लॉक? इस स्पेरिकल ब्लॉक ने कितना रेजिस्टेंस ऑफर किया होगा? कौन से बीच, कौन से पॉइंट के बीच में? ए एंड बी के बीच में। ये पॉइंट अंदर वाला बारीक सा छोटा सा स्पेरिकल पार्टिकल है, बॉल है, और उस बॉल के सराउंडिंग में यूनिफॉर्मली मटेरियल बिठाया, उसको भर दिया उसमें, और लास्ट में एक मेटेलिक प्लेट स्पीयर, उसको हम शेल बोलते हैं, मेटेलिक शेल से उसको कवर कर दिया और उसको जोड़ दिया। तो अब बोलो बच्चों, करंट जाएगा ना, इससे इधर आएगा करंट। तो कितना रेजिस्टेंस वह ऑफर कर रहा है, कितना रेजिस्टेंस अपोज कर रहा है वो करंट को? तो रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय दिस स्पेरिकल ब्लॉक। ऐसे समस्या आए तो कैसे निकालेंगे हम रेजिस्टेंस ऑफ दिस स्पेरिकल ब्लॉक? तो इस समस्या को सॉल्व करने के लिए हमें जाना है किधर? हमें जाना है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिफाइन करते हुए पूरा इंटीग्रेशन नाम का कंसेप्ट यूज करेंगे बेटा। तो चलो बच्चों, इतने ही स्पेस में हमें उसको कवर करना है। तो मैं क्या करता हूं, x डिस्टेंस दूर एक छोटा सा रिंग लेता हूं। कितना जाड़, कितना विड्थ है? dx विड्थ है। ओके, उसकी रेडियस कितनी है? x रेडियस है। x रेडियस का एक स्पीयर लेता हूं, स्पीयर dx, ये छोटा सा स्मॉल विड्थ है। तो देखो बच्चों, इसका पहले रेजिस्टेंस निकालेंगे। इसका रेजिस्टेंस निकालना है तो चलो बच्चों, इधर से आ रहा है नॉर्मली करंट आ रहा है, इधर से इधर जा रहा है करंट। तो नॉर्मल एरिया बोले तो स्पीयर का एरिया निकालो। स्पीयर का एरिया कितना है? 4 पाई एक्स स्क्वायर है। एरिया ऑफ द स्पीयर, एरिया ऑफ द स्पीयर हो गया डीए इक्वल टू 4 पाई एक्स स्क्वायर, और लेंथ कितनी हो गई? dl, लेंथ हो गया dx। तो रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय दिस स्पीयर, ये छोटे dx विड्थ के x रेडियस के स्पीयर ने ऑफर किया हुआ रेजिस्टेंस निकालना है। जैसे जैसे हम ऊपर आएंगे ना, दूर दूर आए जाएंगे ना, वैसे एरिया बढ़ते जा रहा है। तो एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस डेफिनेटली बढ़ेगा। तो इसीलिए हम अब रेजिस्टेंस dr रहेगा इस सिचुएशन के लिए। तो देखो बच्चों, रो dx डिवाइडेड बाय 4 पाई एक्स स्क्वायर रहेगा। यह है रेजिस्टेंस ऑफर्ड ड्यू टू दिस स्पीयर ऑफ विड्थ dx। ओके बेटा, तो चलो अब हमें पूरा निकालना है। कम से कम x रहेगा 0, ज्यादा से ज्यादा रहेगा r। तो इंटीग्रेशन टोटल रेजिस्टेंस इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dr। तो इंटीग्रेशन ऑफ dr निकालना है, रो अपॉन 4 पाई dx अपॉन एक्स स्क्वायर आएगा। तो अब टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकालते हैं और x का पावर -2
dx। तो x कहाँ से कहाँ बदलेगा, 0 से r तक बदलेगा रेडियस। अब ये रेडियस और रेजिस्टेंस में कंफ्यूज हो जाएगा, इसीलिए इसको हम रेडियस a पकड़ते हैं, रेडियस a मानेंगे बेटा। चलो तो अब इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा बच्चों, रो अपॉन 4 पाई। हाँ, x का पावर, इंटीग्रेशन ऑफ पावर फंक्शन में एक से पावर बढ़ाया जाता है, बड़े हुए पावर से डिवाइड करना। तो एक से पावर बढ़ाओ, -2 + 1 -1 हो गया, डिवाइड बाय -1, तो -1 अपॉन x, 0 to a हो गया, है ना बेटा, क्योंकि -2 + 1 -1 होगा, नीचे आके +1 बना दिया। तो चलो क्या आ गया, रो अपॉन कितना आया, रो अपॉन 0, कम से कम डिस्टेंस 0 रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा r रहेगा। तो कितना आएगा बच्चों, रो अपॉन 4 पाई, हाँ, -1 अपॉन a। ओके बेटा, अब यहाँ 1 अपॉन 0, ये तो इन्फिनिटी हो जाएगा ना, तो 1 अपॉन 0 हो जाएगा, 0 to x ला रहे, अपर लिमिट रख दिया, लोअर लिमिट यहाँ रख दिया। ये तो हम 0 से सेंटर से अगर यहाँ तक जा रहे हैं तो कम से कम x 0 होगा, ज़्यादा से ज़्यादा a, तो माइनस, अब ऐसा लिख सकते हो 1 अपॉन 0, तो ये तो इन्फिनिटी हो जाएगा। ओके बेटा, तो अब आगे बोलो, चलो, -σ/4 पाई a, कौन है ये, रेडियस है आपको, और ये कौन है, रजिस्टिविटी है। उस मटेरियल का रजिस्टिविटी दिया है और रेडियस उसका दिया है आपको यहां से यहां तक। अब इसके अंदर अगर आपको इसका रेडियस दिया है, इस छोटे बॉल का रेडियस दिया है, तो बॉल का रेडियस दिया है, तो यहां देखो, अब इस बॉल का रेडियस अगर दिया a और इसका b दिया, तो कम से कम a रहेगा, तो a to b जाएगा, तो यहाँ इक्वेशन बनेगा कैसे, -1 +1 अपॉन a बनेगा। तो इस प्रकार इक्वेशन बनता है बच्चों। तो यहाँ माइनस नहीं बनेगा, अब बनेगा 1 अपॉन a -1 अपॉन b, तो यहाँ ये नहीं बनेगा। दिस इज एन एक्सप्रेशन फॉर रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय दिस स्मॉल स्पीयर connected to the positive terminal of the battery having radius a। ये छोटे रेडियस, इस स्पीयर का रेडियस a है और इसका रेडियस b है। तो ऐसे मटेरियल ने ऑफर किया हुआ रेजिस्टेंस का फार्मूला ये मिल जाएगा बेटा। इसको हम b माइनस a डिवाइड बाय ab भी लिख सकते हैं, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय दिस स्फेरिकल मटेरियल। ये एक हो गया बेटा। अब दूसरा ऐसा होता है सिलेंडर। देखो ये है सिलेंडर हैविंग रेडियस a, इसकी रेडियस a है ना बेटा। हाँ, दूसरा है अनदर सिलेंडर, उसकी रेडियस b है बेटा। ये है L लेंथ वाला और इसकी रेडियस b है, ये b। ये अंदर का, दोनों के बीच में ये मटेरियल भर दिया बेटा, जिसका रेजिस्टिविटी रो है, ऐसा मटेरियल भर दिया। बीच में हॉलो है, बीच का हॉलो है। तो व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बिटवीन दीज टू टर्मिनल्स, ये एंड बी के बीच में कितना रेजिस्टेंस हो सकता है, ऐसे दिया जाता है बेटा आपको। तो इसी तरह अगर इस फॉर्म में दिया तो हाउ टू फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ दिस पीस हैविंग लेंथ L एंड हॉलो पीस है, सिर्फ मटेरियल कितना है, इतना ही जाड़ा है। अंदर से छोटा सिलेंडर, बाहर से बड़ा सिलेंडर, दोनों के बीच में मटेरियल है जिसका रेजिस्टिविटी रो है। रो रेजिस्टिविटी वाला मटेरियल उसके अंदर भर दिया, अंदर से हॉलो है, बाहर से
और दोनों के बीच में मटेरियल डाल दिया जिसका रेजिस्टिविटी ये है। अब बोलो बेटा रेजिस्टेंस निकालना है, तो अब रेजिस्टेंस निकालने के लिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालना होगा। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालना है तो क्या करोगे, तो रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी निकालना है। तो जब ए एंड बी की बात करेंगे बच्चों, ए एंड बी की जब बात करते हैं तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या रहेगा, ये बड़ा एरिया पाई बी स्क्वायर, एरिया ऑफ द सर्कल पाई बी स्क्वायर, और छोटा एरिया पाई ए स्क्वायर। तो मटेरियल कितने एरिया में है, ये एरिया पाई ए स्क्वायर, ये एरिया पाई बी स्क्वायर। तो हमें इतना ही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चाहिए ना, तो ये बड़े में से छोटा गया तो बचा कौन सा, ये। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया पाई बी स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर, पाई को बाहर निकाल दिया, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो अब लेंथ कितनी है, एल। तो रेजिस्टेंस ऑफ दिस पीस आर ए बी मिल जाएगा बच्चों रो एल अपॉन एरिया से। रो लेंथ है एल और एरिया कितना है पाई इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये मिल गया बच्चों रेजिस्टेंस ऑफ दिस मेटेलिक पीस, सिलिंड्रिकल हॉलो पीस ऑफ विड्थ बी माइनस ए वाला विड्थ है। ओके, यहां से यहां तक बी है, यहां का ए गया तो बी कितना बचा, बी। मगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालना है तो उस बड़े सर्कल में से छोटा सर्कल का एरिया माइनस कर दो तो वो रहा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और कितना लंबा है, एल लंबा है। तो ये इक्वेशन बन गया रेजिस्टेंस ऑफ दिस पीस, सिलिंड्रिकल पीस। अब चलो बच्चों, अब हम 2 पॉइंट बदलेंगे। क्या है, ये है ना बच्चे, ये छोटा स्पीयर अंदर का सिलेंडर ये है, नहीं तो ये बड़ा लेंगे और ये छोटा है। अब ये मेटल का है, ये भी मेटल का है, ऊपर का भी मेटल का है। अब हम ऊपर को बी पॉइंट मानेंगे, अंदर ए पॉइंट मानेंगे। चलो, तो इसको बैटरी जोड़ दिया, ये प्लस ये माइनस ऐसा जोड़ दिया। तो आप बोलो बेटा रेजिस्टेंस ऑफ दिस सिलिंड्रिकल वायर कितना रहेगा, रेजिस्ट। अब देखो यहां से करंट जा रहा है और इधर कलेक्ट हो रहा है, करंट ऐसे जा रहा है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसा रहेगा, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बदलेगा ना। तो हम यहां से इसके एक्सिस से हम x डिस्टेंस दूर dx विड्थ वाला एक ऐसा सिलेंडर पकड़ रहे। तो इस छोटे से सिलेंडर ने लिया हुआ रेजिस्टेंस, बनाया हुआ रेजिस्टेंस हम निकालने वाले हैं। जैसे जैसे हम ऊपर आएंगे ना, रेडियस बढ़ेगी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा, तो रेजिस्टेंस डेफिनेटली परिणाम करेगा। तो पूरा परिणाम निकालना है तो हमें इंटीग्रेशन लेना होगा। बच्चों dx विड्थ का एक छोटा सा मैंने सिलेंडर मान लिया। तो बताओ बच्चों, सिलेंडर बोले तो 3D हो गया ना, तो कितना विड्थ है dx, तो लेंथ के जगह पर हम dx लेंगे। और एरिया कितना हो गया उसका, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो गया, तो 2 x इंटू लेंथ, सरफेस एरिया ऑफ दिस सिलेंडर। तो एरिया ऑफ सरफेस एरिया dA इक्वल टू 2πx इंटू लेंथ। ये टोटल लेंथ कितना है, L ले लिया, लेंथ L, 2πx इंटू लेंथ है। ये सरफेस एरिया ऑफ दिस सेलेक्टेड सिलेंडर, और लेंथ कितना है, dx है। तो चलो dr इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय दिस पीस, सेलेक्टेड पीस, dr इक्वल टू रो dx अपॉन 2πx इंटू लेंथ है। तो हमें पूरा निकालना है ना, कम से कम ये रहेगा, ज्यादा से ज्यादा b रहेगा x की वैल्यू। तो यहां r इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dr, तो रो अपॉन 2πl कांस्टेंट है, dx अपॉन x ये से b तक। तो रेजिस्टेंस इक्वल टू रो अपॉन 2πl, लेंथ तो कांस्टेंट रहेगी, मटेरियल तो यूनिफॉर्म लिया है। तो अब यहां क्या आएगा, इसका इंटीग्रेशन log x आएगा।
तो ये इसका इंटीग्रेशन है बच्चों log ऑफ x, अपर लिमिट लोअर लिमिट, तो रो डिवाइडेड बाय 2 पाई l इंटू लॉग ऑफ b माइनस लॉग ऑफ a, उसको हम log ऑफ b अपॉन a लिख सकते हैं, तो इसको हम इन भी बोल सकते हैं 2 पाई l in b डिवाइडेड बाय a। तो ये रहा बच्चों रेजिस्टेंस ऑफ दिस सिलेंडर। तो ये दोनों पॉइंट के बीच में a एंड b आर ए बी बोलेंगे। तो इस परिस्थिति में ये इक्वेशन आया रेजिस्टेंस का, इस परिस्थिति में ये इक्वेशन आया। तो कैसे तुम रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं उसी प्रकार आपका रेजिस्टेंस बदलेगा, एक्सप्रेशन बदलेगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को ध्यान देना बच्चे। तो इन दोनों के बीच में एक अंदर पॉइंट है, एक बाहर पॉइंट है, तो उसके लिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अलग जगह पे अलग अलग आएगा। इनके लिए हर जगह पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम था, कांस्टेंट था। यहाँ एरिया बदल रहा है ना, इसलिए इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा। यहाँ एरिया बदल रहा था ना, इसलिए इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा। यहाँ एरिया फिक्स था ना, यहाँ से यहाँ तक जाने तक, यहाँ से यहाँ तक आने तक, जब एरिया बदलेगा तब इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा। एरिया कांस्टेंट रखता है जब तक, तब तक हम कोई इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं है। अब चले बच्चों दूसरा पॉइंट लेते हैं। ये तो यूनिफॉर्म सिलिंड्रिकल रॉड हो गया, ये भी यूनिफॉर्म सिलिंड्रिकल रॉड हो गया, अलग अलग एंड के रेजिस्टेंस निकाला है। अब ऐसा सिचुएशन है बच्चों, एक ऐसा सिलिंड्रिकल एरिया लेने वाले हैं, ऐसा सिलिंड्रिकल पीस लेने वाले हैं। एक तरफ उसका रेडियस छोटा a है और दूसरे तरफ उसका रेडियस छोटा b है। ओके, तो अलग अलग रेडियस वाले क्या है, वो टुकड़ा है, सिलिंड्रिकल ही है मगर नॉट परफेक्टली सिलिंडर। ओके बेटा, हाँ।